हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य एकेडमी। आज ये हिस्ट्री का जो हमारा अगला लेक्चर है, हमने पिछले लेक्चर पे ये देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पर उसका विकास किस प्रकार से हुआ, कौन उस सभ्यता में कौन कौन सी प्रजाति के लोग वहाँ निवास करते थे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सामान्य जानकारी वहाँ पर हमने देखी थी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल प्राप्त हुए हैं हमें, उन स्थलों पर हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ हम उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए कैसे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला जो हमारा स्पॉट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो खोजा गया, जो पहला स्पॉट था जिसके नाम पर आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया, वो है क्या आपका हड़प्पा। अगर आप हड़प्पा की स्थिति की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के कहाँ पर? पंजाब प्रांत में स्थित है। और पंजाब प्रांत के जो ज़िले का नाम है वो मांटगोमरी जिला में स्थित है। पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्पॉट है वो है क्या आपका हड़प्पा। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला में स्थित है। अगर हम बात करें किस नदी के किनारे स्थित है तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ये रावी नदी के बाएं तट पर क्या है, स्थित है। कौन सा? हड़प्पा। इसकी सबसे पहले जानकारी देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर खोजकर्ता पूछता है यह सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो हड़प्पा के जो टीले या फिर जो ध्वंसावशेष थे उनको देखकर किसने ये कहा था कि यहाँ पर क्या है, कोई पुरा स्थल हो सकता है। तो सबसे पहली जानकारी किसने दिया था? 1826 में चार्ल्स मैलेसन ने दिया था। 1826 में चार्ल्स मैलेसन ने दिया था। तो सबसे पहले अगर जानकारी की बात करता है, यहाँ पर खोज की बात नहीं कर रहे हैं, खोज नहीं किया गया, केवल बताया गया, एक अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर क्या है, कोई एक बड़ा पूरा स्थल क्या है यहाँ पर मौजूद है, इसकी आप खुदाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस जानकारी किसने दिया था? 1826 में चार्ल्स मैलेसन ने दिया था। लेकिन इसकी सबसे पहले खोज और सर्वेक्षण का कार्य किसने किया, अगर ये पूछता है तो सबसे पहले खोज यहाँ पर किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले खोज किसने किया था, तो किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो जानकारी किसने दिया था? 1826 में चार्ल्स मैलेसन ने दिया था। इसका नियमित रूप से उत्खनन कब से प्रारंभ हुआ, यहाँ पर खुदाई कब से प्रारंभ हुई नियमित रूप से? तो यहाँ पर 1923 से नियमित रूप से क्या हुई, यहाँ पर खुदाई हुई। तो देखिए यहाँ पर जो खुदाई हुई, उस खुदाई से कौन कौन से अवशेष हमें मिले। तो देखिए अवशेष जहाँ पर एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो जो पहला अवशेष यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। तो एक अन्न का भंडार जहाँ पर रख सकें, तो ऐसा एक बहुत बड़ा क्या था, एक गोदाम टाइप से मिला है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विशाल अन्नागार, जहाँ पर अनाज के बहुत सारे भंडार हुआ करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा क्या मिला है? एक समाधि मिली है। एक क्या मिला है? एक कब्र मिला है, एक समाधि मिली है। उस समाधि को क्या नाम दिया गया है? R37 नाम दिया गया। उस समाधि को क्या नाम दिया गया? R37 नाम दिया गया है। इसके अलावा लेख युक्त मोहरें मिली हैं। तो यहाँ पर मोहर मिले हैं बहुत सारे। तो उन मोहरों में क्या है, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं चूँकि ये कैसा है, ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल का एक काल से संबंधित है। कौन सा? आपका हड़प्पा सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या होती है कि इस काल को जानने का जो स्रोत होता है वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, और साथ साथ क्या है, साहित्यिक स्रोत भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं उन चीज़ों को आज तक हम क्या नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस काल की लेखन शैली क्या है, पढ़ने योग्य नहीं थी हमारी, या फिर अभी तक हम लोग पढ़ उसको नहीं पाए हैं। इसलिए यहाँ पर लेख युक्त मोहरें मिली हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन क्या लिखा गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा भी मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा। तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा कहने का मतलब क्या है, इसको हम उर्वरता की देवी भी क्या है यहाँ पर मान सकते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो क्या थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे और वहाँ पर जो है उर्वरता की देवी के रूप में से क्या है, पूजा जाता था। तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे क्या माना गया है, उर्वरता की देवी।
चलिए, तो ये क्या था आपका, ये हड़प्पा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्या आपका स्थिति की बात करें तो क्या था आपका, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और जिले का नाम क्या है, मांडगोमरी जिला। नदी याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले जो इसका खोज किसने किया था, तो खोज किया था 1921 में किसने, दयाराम साहनी ने। और इसकी जानकारी किसने दी थी सबसे पहले कि यहाँ पर कोई स्पॉट है, तो इसकी जानकारी दी थी किसने, 1826 में चार्ल्स मैलेसन ने दिया था। और इसके अलावा जो प्रमुख रूप से जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं खुदाई से, वो क्या क्या है, विशाल अन्नागार मिला है, एक समाधि मिली है जिसका नाम क्या है, R37, इसके अलावा लेख युक्त मोहरें मिली हैं और एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, मोहनजोदाड़ो। अगर हम इसकी बात करें तो इसका अन्य नाम क्या, देखिए एक इतिहासकार हुए, उनका नाम था क्या, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार हुए, उनका नाम था क्या, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट स्टुअर्ट पिगट तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को क्या कहा है, ये एग्जाम में पूछता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है, किसने, स्टुअर्ट पिगट ने। एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ, तो एक विस्तृत साम्राज्य कहने का मतलब क्या है, पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो पूरे स्पॉट मिले हैं, उस पूरे स्पॉट में ये दो क्या हैं, बड़े शहर हुआ करते थे। तो इन दोनों क्या कहा है कि एक विस्तृत साम्राज्य मतलब क्या, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानियाँ, किसको, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। तो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। या फिर अगर एग्जाम में पूछता है कि जुड़वा राजधानियाँ किसे कहा जाता है इंडस वैली में, तो किसको कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। देखते हैं यहाँ पर क्या, मोहनजोदाड़ो में इसका अन्य नाम क्या है, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, इसका अन्य नाम क्या है, मृतकों का टीला। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, लेकिन जिले का नाम क्या है, लरकाना। जिले का नाम क्या है, लरकाना। वो मांडगोमरी जिला में है, ये कहाँ पर है, लरकाना जिला में है। लेकिन दोनों कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान में खोजे गए स्पॉट हैं। नदी की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पर था, रावी नदी तट पर स्थित था। वहीं पर अगर हम देखें मोहनजोदाड़ो को तो कहाँ पर स्थित है, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर खोजा गया है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी खोज की थी किसने, राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो 1922 में किया था, 1922 में। इसकी खोज सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। अगर हम प्राप्त अवशेषों की बात करें, यहाँ से खुदाई से जो भी अवशेष मिले हैं, तो जो पहला अवशेष मिला है वो क्या है, विशाल स्नानागार। एक क्या मिला है, विशाल स्नानागार। तो इस यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या मिला है, एक मतलब कहना चाहिए क्या, जो एक तालाब या फिर तालाब भी कह सकते हैं इसको आप। तो एक बहुत बड़ा क्या है, एक तालाब तो नहीं, एक स्नानागार, मतलब जो दीवारों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है, इस स्नानागार का प्रयोग जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं बहुत जगह हमारे पास जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे स्नानागार बनाए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी क्या है, एक विशाल स्नानागार खोजा गया है, जिसका प्रयोग जो है किसके लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया है। एक विशाल अन्नागार भी मिला है यहाँ पर, एक विशाल क्या मिला है, अन्नागार। और संभवतः ये माना जाता है कि ये जो विशाल अन्नागार है, ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि मोहनजोदाड़ो में खोजी गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो कौन सी है, विशाल अन्नागार। वो कौन सी है, विशाल अन्नागार। अगला देखिए क्या है, अगला है कांसे की नृत्यरत नारी। कांसे की नृत्यरत नारी, तो एक नृत्य करती हुई एक नारी जो कि किसकी बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है। तो कांसे की बनी हुई एक नृत्य करती हुई नारी, इसकी मूर्ति भी यहाँ पर मिली है। एक पुजारी की मूर्ति मिली है, एक पुजारी या फिर इसे आप योगी भी कह सकते हैं। तो एक पुजारी अथवा योगी की भी क्या मिली, यहाँ पर मूर्ति मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला मुद्रा, एक मुद्रा मिला है जिस पर क्या है, पशुपतिनाथ की का अंकन है। यहाँ पर पशुपतिनाथ की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। तो एक मुद्रा मिला है, उस मुद्रा पर किसका अंकन है, पशुपतिनाथ का अंकन है। तो पशुपतिनाथ जिसको शिव की संज्ञा दी गई है, तो एक पशुपतिनाथ शिव की क्या मिली है, वहाँ पर उसका अंकन किया गया है, एक अंकित की हुई मुद्रा वहाँ पर मिली है। तो एक मुद्रा जिस पर क्या अंकित है, पशुपतिनाथ की मूर्ति अंकित है।
इसके अलावा सूती कपड़ा भी मिला है और एक हाथी का कपालखंड भी मिला है। अगर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, विशाल अन्नागार, पुजारी योगी की मूर्ति, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति जो कहाँ पर है, एक मुद्रा पर अंकित है, और इसके अलावा एक कांसे की नृत्यरत नारी। ये यहाँ पर से खोजे गए क्या हैं, प्रमुख स्पॉट्स हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम अगला है चन्हू दड़ो। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये पाकिस्तान में कहाँ पर है, ये मुल्लन सिंध में स्थित है। कहाँ पर है, ये मुल्लन सिंध में स्थित है। तो ये सिंध प्रांत का ही हिस्सा है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में कहाँ पर, मुल्लन सिंध में स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करें तो 1930 में इसकी खोज 1930 में किसने किया था, MC मजुमदार ने किया था। 1930 में किसने किया था, MC मजुमदार ने किया था। इसके उत्खनन की बात करें तो यहाँ पर खुदाई कब से प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर खुदाई प्रारंभ हुआ 1935 से। यहाँ खुदाई प्रारंभ हुआ कब से, 1935 से। किसके द्वारा, मैके के द्वारा। किसके द्वारा, मैके के द्वारा। यहाँ पर तीन चीज़ें, इसकी स्थिति की बात करें तो तीनों स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चन्हूदड़ो, ये तीनों कहाँ स्थित हैं, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पर है, मांड गोमरी जिला में स्थित है। प्रांत का नाम क्या है, पंजाब प्रांत में। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है आपका, ये सिंध प्रांत में स्थित है, और जिले का नाम क्या है, लड़काना। तो वहीं पर ये कहाँ पर है, ये मुल्लन सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के ही कहाँ पर, सिंध प्रांत में। मुल्लन सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी खोज सबसे पहले 1930 में किसने किया था, MC मजुमदार ने किया था, और उत्खनन जो है 1935 से किसके द्वारा, मैके के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पर जो प्राप्त अवशेषों की अगर हम बात करें, यहाँ खुदाई से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो देखिए यहाँ पर अलंकृत हाथी, एक सजाया हुआ क्या है, हाथी मिला है। यहाँ पर एक सजाया हुआ क्या मिला है, आभूषण पहने हुए क्या है, एक हाथी मिला हुआ है। यहाँ पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। तो कुत्ते और बिल्ली के क्या मिले हैं, पद चिन्ह मिले हैं। तो एक बिल्ली आगे जा रही है, बिल्ली के पद चिन्ह आगे मिले हैं, तो वहीं पीछे किसके पद चिन्ह मिले हैं, कुत्ते के फुटप्रिंट मिले हैं वहाँ पर। तो बिल्ली और कुत्ते के क्या मिले हैं, फुटप्रिंट मिले हैं। क्योंकि बिल्ली का फुटप्रिंट थोड़ा आगे मिला है, उसके जस्ट पीछे किसका फुटप्रिंट मिला है, कुत्ते का मिला है। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कुत्ते क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं किसका, बिल्ली का। सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं, तो यहाँ पर लिपस्टिक वगैरह, मतलब जो सौंदर्य में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं कहाँ से मिली हैं, तो कहाँ से मिली हैं, ये चन्हूदड़ो से मिली हैं। अगला है मिट्टी की मुद्रा पर, एक मिट्टी है, एक मिट्टी की क्या बनाई गई, मुद्रा मिली है वहाँ पर। एक मिट्टी की मुद्रा मिली है, तो उस मुद्रा में क्या है, 3 घड़ियाल के चित्र हैं और साथ ही 2 मछलियों के चित्र हैं। तो 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र किस पर, एक मिट्टी की मुद्रा पर क्या है, अंकित हैं। ये कहाँ से मिला है आपको, चन्हूदड़ो से मिला है। वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। वक्राकार, वक्र के आकार में क्या है, ईंटें मिली। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, एक चतुर्भुज के आकार में ईंटें मिलती हैं आपको भी, जो हम घर बनाते हैं। तो उस समय जो ईंटें मिली हैं वो कैसी मिली हैं, वो वक्र के समान ईंटें मिली हैं, वो वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं। और ये भी कहा जाता है कि पूरे इंडस वैली में जितने भी स्पॉट खोजे गए हैं, चन्हूदड़ो एकमात्र स्पॉट है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि वक्राकार ईंटें कहाँ पर मिली हैं, तो कहाँ पर मिली हैं, वो चन्हूदड़ो में मिली हैं। तो चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा स्पॉट है जहाँ से क्या मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगर हम विशेष की बात करें, इसे झूकर झांकर संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे झूकर झांकर संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ये प्राक हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है इसे, और साथ ही क्या कहते हैं इसको हम, झूकर झांगर संस्कृति। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि झूकर झांगर संस्कृति से संबंधित कौन है, तो कौन है आपका, चन्हूदड़ो। झूकर झांगर संस्कृति की संज्ञा किस स्थल को दी जाती है, तो कौन सा स्थल है वो, चन्हूदड़ो। तो ये क्या थे, आपके 3 प्रमुख स्पॉट थे जहाँ पर हमने क्या देखा, उनकी स्थिति, जो कहाँ पर स्थित हैं, खोज किसने किया, ये भी देख लिया हमने, और इनसे जो अवशेष हमको मिले हैं खुदाई से, इन पर भी हमने क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। चलिए अगले स्पॉट की तरफ चलते हैं हम। अगला स्पॉट है हमारा लोथल। जैसा कि आप जानते हैं कि लोथल एक क्या था, एक बंदरगाह नगर था। ये पश्चिम एशिया का एक प्रमुख क्या था, बंदरगाह था। और ऐसा भी माना जाता है, संभवतः आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में खोजा गया पहला बंदरगाह कौन सा था, तो वो कौन सा था, लोथल ही था। क्योंकि हम इंडस वैली के जो लिखी गई जो लेखन शैली है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए क्या है, और इसके बारे में बहुत
अधिक जानकारी हमको नहीं मिल पाई है, लेकिन तब भी जितनी जानकारी मिली है उसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत में खोजा गया पहला बंदरगाह नगर या फिर क्या बंदरगाह कौन सा था आपका, लोथल ही था। तो देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल की स्थिति कहाँ पर है या फिर लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल स्थित है कहाँ पर? अहमदाबाद ज़िले में। कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी सबसे पहले? तो इसकी खोज की थी 1957 में S.R. राव ने किया था। 1957 में S.R. राव ने किया था। तो अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल की खोज सबसे पहले किसने की थी? S.R. राव ने 1957 में किया था। प्राप्त अवशेषों की अगर हम बात करें तो प्राप्त अवशेषों में जो प्रमुख थे वो थे क्या? बंदरगाह। तो ये एक बंदरगाह नगर था, यहाँ पर बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर स्लुइस गेट के भी प्रमाण मिले हैं, जहाँ से क्या है मतलब बंदरगाह में जो जहाज़ आते हैं तो जहाज़ आने के बाद जो उनके लिए जल निकासी की सुविधा, इसके भी प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। साथ ही धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। धान और बाजरे के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धान और बाजरे की खेती भी यहाँ पर की जाती थी। घोड़े की टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली हैं। घोड़े की टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली हैं। और साथ ही 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। 3 ऐसी समाधियाँ मिली हैं जिनको साथ में क्या किया गया है? दफनाया गया है। तो 3 युगल समाधियाँ यहाँ पर मिली हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर विशेष क्या हो जाएगा? ये पश्चिम एशिया का प्रमुख बंदरगाह था, जो मैंने आपको पहले बता दिया। साथ ही यहाँ पर मोती और मनके भी बहुत सारे मिले हैं यहाँ पर, जिनको जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रहालय में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो मोती और मनके जो यहाँ पर बनाने वाले जो मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा कुशल थे, क्योंकि यहाँ पर जो मोती और मनके मिले हैं उनकी कारीगरी में जो कुशलता इनकी झलकती है। तो यहाँ पर मोती और मनके बनाने वाले क्या थे? बेहद कुशल कारीगर थे। ये इसकी क्या होगी? एक विशेष बात होगी। तो ये क्या था आपका लोथल के बारे में कुछ प्रमुख बातें। अगला देखते हैं क्या? कालीबंगा। कालीबंगन की अगर हम बात करें, इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और किस नदी के किनारे है ये घग्गर नदी के किनारे है। वर्तमान में यहाँ पर नदी कौन सा है? घग्गर। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 में ए घोष ने किया था। 1953 में किसने किया था? ए घोष ने किया था। यहाँ से मिले हुए अगर हम अवशेषों की बात करें तो अवशेषों में जुते हुए हल के या फिर क्या हल के निशान मिले हैं। मतलब हल के निशान कैसे मिले हैं? वो जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए हल के यहाँ पर क्या मिले हैं? खेतों में जुते हुए हल के क्या मिले हैं? यहाँ पर निशान मिले हुए हैं। साथ ही ईंटों से निर्मित एक क्या मिला है? चबूतरा भी मिला है। ईंटों से निर्मित चबूतरा। साथ ही एक हवन कुंड या फिर अग्निकुंड मिला है, जहाँ से आप देख अनुमान लगा यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल में भी लोग क्या है धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किया करते थे। अलंकृत ईंटें मिली हैं। ईंटों को सजा कर रखा गया है, फिर सजी हुई क्या है यहाँ पर ईंटें मिली हैं। साथ ही बेलनाकार मोहरें भी यहाँ पर हमको देखने को मिली हैं। अगर हम इसकी विशेष बात पर ध्यान दें तो ये कहता है, ये प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। बैंगल्स चूड़ियों के लिए क्या था? ये प्रसिद्ध था। तो ये प्राचीन समय में किसके लिए? चूड़ियों के लिए क्या था? ये प्रसिद्ध था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है आपको। तो एग्जाम में पूछता है कि इंडस वैली या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले हैं या फिर जो स्पॉट मिले हैं, उनमें चूड़ियों के लिए कौन सा स्पॉट प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा प्रसिद्ध था? वो कालीबंगन प्रसिद्ध था। तो कालीबंगन के बारे में ये प्रमुख बातें थी, जहाँ से जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ क्या है? हवन कुंड भी मिला है यहाँ पर, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। और साथ ही ये क्या है? ये स्थल प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर चूड़ियाँ किस चीज़ की बनती थी? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चूड़ियाँ जो है पत्थर की बनती थी। यहाँ पर चूड़ियाँ किसकी बनती थी? पत्थर की बनती थी। देखिए अगला स्पॉट देखिए यहाँ पर वो है बनावली। अगला स्पॉट है क्या? बनावली। देखिए कालीबंगन में जो है थोड़ी दूरी पर कालीबंगन के 3 कब्रिस्तान भी मिले हैं। और 3 ये जो कब्रिस्तान है ये अलग अलग प्रकार के कब्रिस्तान हैं, जहाँ पर हम जान सकते हैं कि उस समय जो शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाता था। देखिए 3 कब्रिस्तान में इनकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो 3 कब्रिस्तान मिले हैं, जो पहला वाला मिला है यहाँ पर जो है क्या करते थे, ये आयताकार या फिर कैसा? अंडाकार।
तो ये आयताकार या फिर अंडाकार जो है जो गर्त हुआ करते थे गड्ढे, उन गर्त में शवों को क्या करते थे, वो लिटा देते थे। तो आयताकार है फिर किसमें, अंडाकार गर्त में शवों को लिटाना। तो ये आयताकार है फिर किसमें, अंडाकार गर्त में शवों को क्या करते थे, सीधा शवों को लिटा देते थे, सीधा शवों को सीधा लिटा देते थे। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या मिला है, दूसरा जो है आपका वो था वृत्ताकार गर्तों में। क्लियर है, वो किसमें, वृत्ताकार गर्तों में, वृत्ताकार। यहाँ पर जो वृत्ताकार गर्तों में क्या करते थे, ये शवों को लिटाते थे। और तीसरा जो मिला है वो किस प्रकार का मिला है, वो भी आयताकार या फिर अंडाकार ही गर्त है। वो कैसा है, वो आयताकार या फिर क्या अंडाकार ही गर्त है, लेकिन इस गर्त में क्या था, मृदभांड के निक्षेप मिले हैं, मृदभांड के निक्षेप। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कालीबंगन में जो शवों का जो अंतिम संस्कार था वो 3 प्रकार से कर रहे थे। या तो वो आयताकार गर्तों में शवों को सीधा लिटा रहे थे, उसके अलावा एक वृत्ताकार गर्त भी हुआ करता था जहाँ पर शवों क्या करते थे, वो डालते थे। इसके अलावा जो है आयताकार या फिर अंडाकार एक गर्त और मिला है जहाँ पर जो मृदभांड के साथ में क्या है, शवों को लिटाया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, शवों का अंतिम संस्कार करने की जानकारी या फिर प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर, कालीबंगन में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वो है आपका बनावली। ये स्थित है कहाँ पर, हिसार जिले में स्थित है, हिसार हरियाणा में। ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज जो है R.S. विष्ट ने किया था। इसकी खोज जो है R.S. विष्ट ने किया था। 1973 के आसपास भी इसमें इसका खुदाई का कार्य भी चालू हो गया था, 1973 के आसपास में। इसमें जो प्राप्त अवशेष हैं उसकी अगर हम बात करें तो हल की आकृति, लेकिन ये किस रूप में मिली है, ये खिलौने के रूप में मिली है। हल की आकृति मिली है लेकिन ये किस रूप में मिली है, ये खिलौने के रूप में मिली है। इसके अलावा अच्छे किस्म की यहाँ पर जौ भी प्राप्त हुई है, अच्छे किस्म की जौ। जैसे यहाँ पर क्या मिला था आपको, यहाँ पर धान और बाजरे के साक्ष्य मिले थे, कहाँ पर, लोथल में आपको। उसी प्रकार कहाँ पर, यहाँ पर बनावली में, यहाँ अच्छे किस्म की जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अच्छे किस्म की जौ के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा सेल खड़ी और पकाई मिट्टी की मुहरें, मतलब यहाँ पर सेल खड़ी भी मिली है और साथ ही मिट्टी की मुहरें मिली हैं, लेकिन इसको क्या किया गया है, आग में क्या किया गया है, पकाया गया है। आग में क्या किया गया है, इसको पकाया गया है। इसके अलावा क्या मिले, एक मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है। एक क्या मिली है, मातृदेवी की मूर्ति। मातृदेवी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, जो लगभग टूट फूट सी गई है। तो यहाँ पर मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है, कहाँ पर, आपका बनावली में। अगर हम इसकी विशेषता की कुछ विशेष बातों की बात करें तो वो क्या है, यहाँ पर जो नगर नियोजन था, ये नगर नियोजन किस प्रकार से था, ये शतरंज के बिसात के समान था। आपने शतरंज का जो सेट आता है वो आपने देखा होगा, तो शतरंज का जो बिसात होता है उसके समान क्या था, यहाँ पर नगरों को बसाया गया था। जनरली हम ये देखते हैं कि इंडस वैली में जो सड़कें हुआ करती थी वो लगभग क्या थी, सीधी हुआ करती थी, वो उनको समकोण पर क्या है, काटती थी। इस प्रकार का नगर नियोजन था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर, बनावली में इस प्रकार के सड़कें हमको देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हमको देखने को मिलती हैं। और ये पूरा नगर कैसा है, एक जाल के समान हमको दिखता है। ये नगर पूरा कैसा दिखता है हमको, एक जाल के समान दिखता है। तो शतरंज के बिसात के समान जो है किस नगर को बसाया गया था, तो किसको बसाया गया था, ये बसाया गया था किसको, बनावली को। ये बनावली के बारे में क्या एक विशेष बातें हैं। क्लियर है। जैसे हमने एक और देखा था चंदगढ़ों में, चंदगढ़ों में क्या था, वहाँ पर दुर्ग नहीं मिले हैं। बाकी जो है कैसा है, इंडस वैली में जितने भी स्पॉट खोजे गए वहाँ पर लगभग दुर्ग हर जगह मिले हैं, लेकिन कहाँ पर आपका चंदगढ़ों में दुर्ग नहीं मिला गया, दुर्ग या फिर किला वहाँ पर नहीं मिला है। कहाँ पर, चंदगढ़ों में। तो वैसे ही यहाँ भी क्या है, इसकी विशेष बातें हैं, किसके लिए, बनावली के लिए, कि नगर को कैसा बसाया गया है, शतरंज के बिसात के समान या फिर कैसा है, एक जाल के समान क्या है बसाया गया है। क्योंकि बाकी जो है इंडस वैली में जो स्पॉट मिले हैं वो नगर नियोजन कैसे हैं, इस प्रकार के नहीं हैं। वो कैसे हैं, वहाँ पर सड़कें क्या हैं, समकोण पर काटती हैं, नालियाँ भी क्या है, मतलब हर चीज़ें क्या है व्यवस्थित रूप से थी। पर यहाँ पर कैसा है, ये पूरा नगर जो है हमको जाल के समान जो है दिखता है। इसलिए कैसा है ये, इसके बारे में, इस नगर के बारे में क्या है, इंडस वैली से क्या है, ये थोड़ा अलग विशेषता रखता है। साथ ही अगर आप बात करें, ये जो बनावली है, बनावली से जो है 3 सभ्यता के यहाँ पर प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं।
अब देखिए 3 सभ्यता के प्रमाण कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको क्या है कि प्राक हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा के पहले वाला भी हमको देखने को मिलता है, साथ ही जो है विकसित हड़प्पा कालीन भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा क्या है उत्तर हड़प्पा कालीन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो संस्कृति की अगर हम बात करें, यहाँ पर तीनों संस्कृति हमको देखने को मिलते हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा पोस्ट। मतलब हड़प्पा के बाद भी जो यहाँ पर जब खुदाई चल रहा था तो यहाँ पर देखा गया कि हड़प्पा के बाद वाले अवशेष भी यहाँ पर क्या है हमको मिल रहे हैं। तो इसको हम और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम पूरे स्पॉट ख़त्म करने के बाद इंडस वैली के नगर नियोजन को पढ़ेंगे, उस काल की जो है सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो जब हम इन सब चीज़ों पर व्यवस्था पर चर्चा करेंगे किसके, इंडस वैली के, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों पर विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी बस हम क्या पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर जो उनके बारे में कुछ विशेष बातें जो थी, जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता था, उन पर बस हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर हम और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कहाँ पर, जब हम इसकी व्यवस्था को पढ़ेंगे इंडस वैली के। तो यहाँ पर क्या था आपका, ये बनावली के बारे में ये विशेष बातें थी, जहाँ से जो तीनों संस्कृति के प्रमाण मिल रहे हैं। मतलब हड़प्पा के पहले के प्रमाण भी मिल रहे हैं, हड़प्पा जब क्या थी अपने चरम पर थी, जब ये विकसित अवस्था में थी ये सभ्यता, उस समय के प्रमाण भी मिल रहे हैं, और साथ ही हड़प्पा के बाद के भी प्रमाण यहाँ पर, हड़प्पा जब समाप्त हो गई थी उसके बाद के प्रमाण भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। ये कहाँ पर मिल रहे हैं, बनावली में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या था, ये कुछ विशेष बातें थी किसके बारे में, बनावली, कालीबंगा और लोथल के बारे में। अगले स्पॉट पर हम चर्चा जो अगले लेक्चर पे करेंगे। आज के लिए इतना ही।